लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बड़ा बाजार थाने में एक पत्र लेकर नौकर दारोगा जी के पास गया। दारोगा जी बैठे हुए एक मारवाड़ी को किसी काम में शहादत के लिए समझा रहे थे कि उनके लिए और खास तौर से सरकार के लिए ये इतना सा काम कर देने से वो मारवाड़ी महाशय को कहाँ तक पुरस्कृत कर सकते हैं। सरकार की दृष्टि में उनकी कितनी इज्जत होगी और आर्थिक उन्हें कितने बड़े लाभ की संभावना है। मारवाड़ी महाशय बड़े नम्र शब्दों में डरे हुए पहले तो इनकार कर रहे थे, पर दारोगा जी की वक्तृता के प्रभाव से अपने भविष्य के चमकते हुए भाग्य का काल्पनिक चित्र देख देख पीछे से हाना के बीच खड़े हुए मन ही मन हिल रहे थे, कभी इधर कभी उधर। उसी समय कनक के जमादार ने खत लिए हुए ही घुटनों तक झुककर सलाम किया। दारोगा साहब ने आज तख्त पर बैठो दिल्लीपति नर की नजर से क्षुद्र जमादार को देखा। बढ़कर उसने चिट्ठी दे दी। दारोगा जी उसी समय चिट्ठी फाड़कर पढ़ने लगे। पढ़ते हुए मुस्कुराते जाते थे। पढ़कर जेब में हाथ डाला। एक नोट 5 रुपए का था। नौकर को दे दिया। कहा तुम चलो, कह देना हम अभी आए। अंग्रेजी में पत्र यों था, 3 बहु बाजार स्ट्रीट कलकत्ता, 3 अप्रैल 1918 है। प्रिय दारोगा साहब, आपसे मिलना चाहती हूं। जब से स्टेज पर से आपको देखा, आह कैसी गजब की आपकी आंखें। दोबारा जब तक नहीं देखती मुझे चैन नहीं। क्या आप कल नहीं मिलेंगे? आप ही की कनक। थानेदार साहब खूबसूरत नहीं थे, पर उन्हें उस समय अपने सामने शाहजादे सलीम का रंग भी फीका और किसी परिजात की आंखें भी छोटी जान पड़ी। तुरंत उन्होंने मारवाड़ी महाशय को विदा कर दिया। तहकीकात करने के लिए मछुआ बाजार जाना था। काम छोटे थानेदार के सिपुर्द कर दिया। यद्यपि वहां बहुत से रुपए गुंडों से मिलने वाले थे। उठकर कपड़े बदले और सादी सफेद पोशाक में वो बाजार की सैर करने चल पड़े। पत्र जेब में रखने लगे तो फिर उन्हें अपनी आंखों की बात याद आई। झट शीशे के सामने जाकर खड़े हो गए और तरह तरह से मुंह बना बनाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उनके मन को उस सूरत से, उन आंखों से तृप्ति न थी, पर जबरन मन को अच्छा लगा रहे थे। 10 मिनट तक इसी तरह सूरत देखते रहे। शीशे के सामने वैसलीन ज्यादा सा पोत लिया, मुंह धोया, पाउडर लगाया, एसेंस छिड़का, फिर आईने के सामने खड़े हो गए। मन को फिर न अच्छा लगा, पर जोर दे देकर अपने को अच्छा साबित करते रहे। कनक के मंत्र ने स्टेज पर ही इन्हें वशीभूत कर लिया था। अब पत्र भी आया, और वो भी प्रणय पत्र के साथ साथ प्रशंसा पत्र। उनकी विजय का इससे बड़ा और कौन सा प्रमाण होता। कहाँ उन्हें ही उसके पास प्रणय की भिक्षा के लिए जाना था, कहाँ वही उनके प्रेम के लिए, उनकी जादू भरी निगाह के लिए पागल है। उस पर भी उनका मन उन्हें सुंदर नहीं मानता। ये उनके लिए सहन कर जाने वाली बात थी। एक कांस्टेबल को टैक्सी ले आने के लिए भेज दिया था। बड़ी देर से खड़ी हुई टैक्सी हॉर्न कर रही थी, पर उस समय वो अपने बिगड़े हुए मन से लड़ रहे थे। कांस्टेबल ने आकर कहा, दारोगा जी बड़ी देर से टैक्सी खड़ी है। आपने छड़ी उठाई और थाने से बाहर हो गए। सड़क पर टैक्सी खड़ी थी, बैठ गए। कहा, बहु बाजार। ड्राइवर बहु बाजार चल दिया। जब जकरिया स्ट्रीट के बराबर टैक्सी पहुंची, तब आपको याद आई कि टोपी भूल गए। कहा, अरे ड्राइवर भाई, जरा फिर थाने चलो। गाड़ी फिर थाने आई। आप अपने कमरे से टोपी लेकर फिर टैक्सी पर पहुंचे। टैक्सी बहु बाजार चली। 3 नंबर के आलीशान मकान के नीचे टैक्सी खड़ी हो गई। पुरस्कृत जमादार ने लौटकर अपने पुरस्कार का हाल कनक से कह दिया था। कनक ने उसे ही द्वार पर दारोगा साहब के स्वागत के लिए रखा था और समझा दिया था, बड़े अदब से 2 मंजिले वाले कमरे में, जिसमें मैं पढ़ती थी, बैठाना और तब मुझे खबर देना। जमादार ने सलाम कर थानेदार साहब को उसी कमरे में ले जाकर एक कोच पर बैठाया और फिर ऊपर कनक को खबर देने के लिए गया। उस कमरे में शीशेदार अलमारियों में कनक की किताबें रखी थीं। उनकी जिल्दों पर सुनहरे अक्षरों से किताबों के नाम लिखे हुए थे। दारोगा जी विद्या की तौल में कनक को अपने से जितना छोटा इसलिए अमान्य समझ रहे थे। उन किताबों की तरफ देखकर उसके प्रति उनके दिल में कुछ इज्जत पैदा हो गई। उसकी विद्या की मन ही मन बैठे हुए थाह ले रहे थे। कनक ऊपर से उतरी,
साधारणतः जैसी उसकी सज्जा मकान में रहती थी वैसी ही थी। सभ्य तरीके से एक जरी की किनारीदार देसी साड़ी, लेडी मोजे और जूते पहने हुए। कनक को आते देखकर थानेदार साहब खड़े हो गए। कनक ने हंसकर कहा, गुड मॉर्निंग। थानेदार कुछ झेंप गए, डरे कि कहीं बातचीत का सिलसिला अंग्रेजी में इसने चलाया तो नाक ही कटेगी। इस व्याधि से बचने के लिए उन्होंने स्वयं ही हिंदी में बातचीत छेड़ी। आपका नाटक कल देखा। मैं सच कहता हूं, ईश्वर जाने, ऐसा नाटक जिंदगी भर मैंने नहीं देखा। आपको पसंद आया? मेरे भाग्य। माँ जी तो उसमें तरह तरह की त्रुटियां निकालती हैं, कहती हैं अभी बहुत कुछ सीखना है। तारीफ वाली अभी कोई बात नहीं हुई। कनक ने रुख बदल दिया। सोचा इस तरह व्यर्थ ही समय नष्ट करना होगा। आप हम लोगों के यहां जलपान करने में शायद संकोच करें। मोटी हंसी हंसकर दारोगा ने कहा, संकोच? संकोच का तो यहां नाम नहीं। और फिर तो आपके यहां? कनक ने दारोगा जी को पहचान लिया। उसने नौकर को आवाज दी। नौकर आया। उससे खाना लाने के लिए कहकर अलमारी से खुद उठकर एक रेड लेबल और 2 बोतलें लेमोनेड की निकालीं। शीशी के एक गिलास में एक पैग शराब डालते हुए कनक ने कहा, आप मुझे तुम ही कहें। कितना मधुर शब्द है तुम मिलाने वाला है। आप शिष्टता की तलवार से 2 जुड़े हुओं को काटकर जुदा कर देने वाला। दारोगा जी बाग बाग हो गए। बादल से काले मुंह की हंसी में सफेद दांतों की कतार बिजली की तरह चमक उठी। कनक ने बड़े जोर से सिर गड़ाकर हंसी रोकी। थानेदार साहब की तरफ अपने जीवन का पहला ही कटाक्ष कर कनक ने देखा। तीर अचूक बैठा, पर उसके कलेजे में बिच्छू डंक मार रहे थे। कनक ने गिलास में लेमोनेड कुछ डालकर थानेदार साहब को दिया। उन्होंने हाँ ना बिना किए ही लेकर पी लिया। कनक ने दूसरा पैक ढाला, उसे भी पी गए। तीसरा ढाला, उसे भी पी लिया। तब तक नौकर खाना लेकर आ गया। कनक ने सहूलियत से मेज पर रखवा दिया। थानेदार साहब ने कहा, अब मैं तुम्हें पिलाऊं? कनक ने भौहें चढ़ा ली। आज शाम को नवाब साहब मुर्शिदाबाद के यहाँ मेरा मुआवजा है। माफ कीजिएगा, किसी दूसरे दिन आइएगा तब पीऊंगी। पर मैं शराब नहीं पीती, पोर्ट पीती हूं। आप मेरे लिए एक लेते आइएगा। थानेदार साहब ने कहा, अच्छा खाना तो साथ खाओ। कनक ने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। थानेदार भी खाने लगे। कनक ने कहा, मैं नाश्ता कर चुकी हूं, माफ फरमाइएगा बस। उसने वहीं नीचे रखे हुए तांबे के एक बड़े से बर्तन में हाथ मुंह धोकर डब्बे से निकालकर पान खाया। दारोगा जी खाते रहे। कनक ने डरते हुए चौथा पैक तैयार कर सामने रख दिया। खाते खाते थानेदार साहब उसे भी पी गए। कनक उनकी आंखें देख रही थी। थानेदार साहब का प्रेम धीरे धीरे प्रबल रूप धारण करने लगा। शराब की जैसी वृष्टि हुई थी, उनकी नदी में वैसी ही बाढ़ भी आ गई। कनक ने 5वां पैग तैयार किया। थानेदार साहब भी प्रेम की परीक्षा में फेल हो जाने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने इनकार नहीं किया। खाना खा चुकने के बाद नौकर ने उनके हाथ धुला दिए। धीरे धीरे उनके शब्दों में प्रेम का तूफान उठ चला। कनक डर रही थी कि वो इतना सब सहन कर सकेगी या नहीं। वो उन्हें माता की बैठक में ले गई। सर्वेश्वरी दूसरे कमरे में चली गई थी। गद्दे पर पड़ते ही थानेदार साहब लंबे हो गए। कनक ने हारमोनियम उठाया, बजाते हुए पूछा, वो जो कल दुष्यंत बना था उसे गिरफ्तार क्यों किया आपने? कुछ समझ में नहीं आया। उससे हैमिल्टन साहब सख्त नाराज हैं, उस पर बदमाशी लगाई गई है। करवट बदलकर दारोगा जी ने कहा, ये हैमिल्टन साहब कौन है? ये सुपरिंटेंडेंट पुलिस है। कहाँ रहते हैं? कनक ने एक गत का एक चरण बजाकर पूछा। रॉडन स्ट्रीट नंबर 5 इन्हीं का बंगला है। क्या राजकुमार को सजा हो गई? नहीं, कल पेशी है। पुलिस की शहादत गुजर जाने पर हो जाएगी। मैं तो बहुत डरी जब आपको वहां देखा। आंखें मूंदे हुए दारोगा जी मूंछों पर ताव देने लगे। कनक ने कहा, पर मैं कहूंगी, आप जैसा खूबसूरत जवान बना चुना मुझे दूसरा नहीं नजर आया। दारोगा जी उठकर बैठ गए। इसी सिलसिले में प्रासंगिक अप्रासंगिक, सुनने लायक ना सुनने लायक बहुत सी बातें कह गए। धीरे धीरे लड़कर आए हुए भैंसे की आंखों की तरह आंखें खूनी हो चली। भले बुरे की लगाम मन के हाथ से छूट गई। इस अनर्गल शब्द प्रवाह को बेहोश होने की घड़ी तक रोक रखने के अभिप्राय से कनक गाने लगी।
गाना सुनते ही सुनते मन विस्मृति के मार्ग से अंधकार में बेहोश हो गया। कनक ने गाना बंद कर दिया। उठकर दारोगा जी के पॉकेट की तलाशी ली। कुछ नोट थे और उसकी चिट्ठी। नोट को उसने रहने दिया, चिट्ठी निकाल ली। कमरे के तमाम दरवाजे बंद कर ताली लगा दी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।